आसमान में भारत की उड़ान देख जल उठी है महाशक्तियां। इसरो को रोकने के लिए रची गई वो खौफनाक साजिश, जिसका अब होगा पर्दाफाश। एक के बाद एक रॉकेट फेल होने से मच गया हड़कंप। वैज्ञानिकों की मेहनत पर पानी फेरने वालों की गर्दन नापने को मैदान में उतरा भारत का जेम्स बॉन्ड। रातों रात इसरो के हेडक्वार्टर पहुंची वो काली गाड़ी, जिसके अंदर बैठे शख्स को देखते ही दुश्मनों के छूट जाते हैं पसीने। अजीत डोभाल ने संभाला मोर्चा। दोस्तों, जब कोई देश जमीन से उठकर सीधे चांद और मंगल की आंखों में आंखें डालने लगता है, तो दुनिया की कई पुरानी महाशक्तियों के पेट में दर्द होना लाजिमी है। भारत की स्पेस एजेंसी यानी हमारा इसरो पिछले कुछ सालों में जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है, उसने नासा से लेकर चीन की स्पेस एजेंसी तक की नींद उड़ा रखी है। हम बहुत कम पैसे में वो कर रहे थे जो दुनिया के अमीर देश अरबों डॉलर फूंक कर भी नहीं कर पाते। लेकिन अचानक इस सफलता की कहानी में एक अजीब सा मोड़ आ गया। हमारे सबसे भरोसेमंद रॉकेट, जिन्हें हम वर्कहॉर्स कहते थे, वो अचानक फेल होने लगे। पहले एक बार हुआ, लोगों ने सोचा तकनीकी खामी होगी, लेकिन जब ये दोबारा हुआ तो शक की सुई घूमने लगी। क्या ये सिर्फ मशीन की खराबी थी या फिर इसके पीछे कोई और खेल चल रहा था? 2025 के इस नए भारत में जब हम दुनिया को स्पेस मार्केट में पछाड़ रहे थे, ठीक उसी वक्त हमारे घर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी भनक शायद हमें बहुत देर से लगी। और जब शक यकीन में बदलने लगा तो दिल्ली के पावर कॉरिडोर में खलबली मच गई। एक ऐसी सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई जिसके बारे में मीडिया को भी हवा नहीं लगी। और फिर एक अंधेरी रात में भारत का वो शख्स केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC के गेट पर पहुंचा, जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान और चीन के जनरलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आखिर अजीत डोभाल को अचानक इसरो के सेंटर क्यों जाना पड़ा? क्या हमारे रॉकेट्स के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा था? क्या हमारे वैज्ञानिकों के बीच कोई विभीषण छिपा था? और अब भारत ने इस साजिश का जवाब देने के लिए कौन सा जाल बिछाया है? इन सभी धमाकेदार सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर मंडरा रहा था कौन सा वो अदृश्य साया जिसने PSLV की रफ्तार को लगा दी थी ब्रेक? अब खुलेगा हर वो राज जो दबा दिया गया था। अब जरा कहानी के उस पहलू पर आते हैं जिसने भारतीय खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। देखिए, रॉकेट साइंस में असफलता कोई नई बात नहीं है। दुनिया का हर देश फेल होता है, लेकिन PSLV कोई आम रॉकेट नहीं है। ये इसरो का वो बाहुबली है जिसने 39 लगातार सफल लॉन्च का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। पूरी दुनिया इसे आंख मूंद कर भरोसा करती थी, लेकिन अचानक PSLV C-39 फेल हो जाता है। हीट शील्ड यानी वो कवच जो सैटेलाइट को बचाता है, वो अलग ही नहीं हुआ। इसके बाद जब हम थोड़ा और पीछे देखते हैं तो GSLV के साथ भी कुछ अजीबोगरीब हादसे हुए थे। कभी लिक्विड फ्यूल का लीकेज तो कभी कम्युनिकेशन का टूट जाना। ये सब इतनी सटीकता से हो रहा था कि इसे सिर्फ इत्तेफाक मान लेना बेवकूफी होती। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले थे कि भारत की स्पेस इंडस्ट्री को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। वजह साफ थी, अरबों डॉलर का स्पेस मार्केट। अगर भारत सस्ते में सैटेलाइट लॉन्च करता रहेगा तो पश्चिमी देशों और चीन की दुकान बंद हो जाएगी। इसी खतरे को भांपते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कमान अपने हाथ में ले ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि डोभाल का VSSC जाना कोई आम दौरा नहीं था। ये एक इमरजेंसी ऑपरेशन जैसा था। खबरों के मुताबिक डोभाल ने वहां टॉप वैज्ञानिकों और इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ के साथ घंटों बंद कमरे में मीटिंग की। इस मीटिंग में सिर्फ भविष्य के प्लान्स पर बात नहीं हुई, बल्कि उन गद्दारों और कमियों की तलाश की गई जिनका फायदा दुश्मन उठा रहे थे। डोभाल की नजर इसरो की इंटरनल सिक्योरिटी ऑडिट पर थी। सवाल यह था कि क्या कोई बाहरी मालवेयर हमारे सिस्टम में डाला गया, या फिर सप्लाई चेन में जहां से रॉकेट के छोटे छोटे पुर्जे आते हैं वहां कोई गड़बड़ी की गई। क्योंकि याद रखिए, एक रॉकेट में लाखों पार्ट होते हैं और अगर एक छोटा सा चिप या वॉल्व भी खराब निकल जाए तो पूरा मिशन खाक हो जाता है। डोभाल का वहां पहुंचना इस बात का साफ संकेत था कि सरकार अब इस मामले को सिर्फ तकनीकी खराबी मानकर फाइल बंद करने के मूड में नहीं है। ये मामला अब राष्ट्रीय सुरक्षा का बन चुका है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर कोई हमारी तरक्की की टांग खींचेगा तो हम उसका हाथ काटने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये 2025 का भारत है जो अपनी कमियों पर पर्दा नहीं डालता, बल्कि उन्हें दूर करके और ज्यादा ताकतवर होकर उभरता है। अब इस साजिश की जड़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। ये पहली बार नहीं है जब इसरो को निशाना बनाया गया हो। आपको 1994 का वो काला साल याद है,
जब भारत क्रायोजेनिक इंजन बनाने के बेहद करीब था। अगर उस वक्त हम वो इंजन बना लेते तो आज भारत स्पेस की दुनिया में अमेरिका से 20 साल आगे होता। लेकिन ठीक उसी वक्त एक फर्जी जासूसी कांड रचा गया। भारत के सबसे होनहार वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन, जो उस वक्त क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के हेड थे, उन्हें झूठे आरोपों में फंसाकर जेल में डाल दिया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने रॉकेट की तकनीक मालदीव की महिलाओं के जरिए बेच दी। बाद में सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निर्दोष माना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत का क्रायोजेनिक सपना दशकों पीछे चला गया। और इसका फायदा किसको हुआ? उन्हीं देशों को जो आज भी सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए मोटी रकम वसूलते हैं। अजीत डोवाल और खुफिया एजेंसियां इस पैटर्न को बहुत अच्छे से समझती हैं। उन्हें डर था कि कहीं इतिहास खुद को दोहरा तो नहीं रहा। हाल ही में हुए फेलियर्स, खासकर जिस तरह से पीएसएलवी की हीट शील्ड नहीं खुली, वो उसी तरह का इशारा कर रहा था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हीट शील्ड को अलग करने वाले पायरो बोल्ट्स, विस्फोटक नट बोल्ट में अगर थोड़ी सी भी छेड़छाड़ कर दी जाए तो मिशन फेल हो सकता है। और ये छेड़छाड़ मैनुअल भी हो सकती है और साइबर अटैक के जरिए भी। डोवाल की वीएसएससी विजिट के दौरान इस इनसाइडर थ्रेट, अंदरूनी खतरे पर भी गहन चर्चा हुई। क्या कोई वैज्ञानिक हनी ट्रैप का शिकार हो गया है या किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है? जिस तरह से हाल के दिनों में डीआरडीओ और विदेश मंत्रालय के कुछ कर्मचारियों को पाकिस्तानी और चीनी एजेंसियों ने हनी ट्रैप में फंसाया था, उसे देखते हुए इसरो की सुरक्षा को अभेद्य बनाना जरूरी हो गया था। डोवाल ने साफ कर दिया कि इसरो सिर्फ एक वैज्ञानिक संस्था नहीं, बल्कि भारत का रणनीतिक हथियार है और हथियारों की सुरक्षा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये वो दौर है जब हाइब्रिड वॉरफेयर चल रहा है। दुश्मन अब सीमा पर नहीं लड़ता, वो आपकी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी पर वार करता है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस बार उनका सामना अजीत डोवाल से है, जो दुश्मन की चाल को उसके चलने से पहले ही डिकोड कर लेते हैं। अब सवाल ये आता है कि डोवाल के इस दौरे के बाद बदला क्या कार्रवाई हुई? तो सुनिए, भारत ने अब इसरो को एक ऐसा अभेद्य किला बना दिया है जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सबसे बड़ा बदलाव हुआ है फिजिकल और साइबर सुरक्षा में। पहले इसरो के केंद्रों की सुरक्षा थोड़ी सामान्य थी, लेकिन अब वहां सीआईएसएफ के सबसे एलीट कमांडोज का पहरा और सख्त कर दिया गया है। हर आने जाने वाले की जांच उस स्तर पर हो रही है जैसे एयरपोर्ट या न्यूक्लियर प्लांट की होती है। लेकिन असली खेल तो साइबर दुनिया में है। डोवाल की सलाह पर इसरो ने अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से एयर गैप्ड करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसका मतलब है कि वो कंप्यूटर जो रॉकेट लॉन्च को कंट्रोल करते हैं, वो इंटरनेट से पूरी तरह कटे होंगे, ताकि दुनिया का कोई भी हैकर, चाहे वो चीन के शंघाई में बैठा हो या अमेरिका के वर्जीनिया में, हमारे सिस्टम में घुस न सके। इसके अलावा रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले हर एक छोटे कंपोनेंट की फॉरेंसिक जांच शुरू हो गई है। अब सप्लायर्स की भी कुंडली खंगाली जा रही है कि कहीं वो अनजाने में कोई ऐसा खराब पार्ट तो सप्लाई नहीं कर रहे जो अहम मौके पर धोखा दे जाए। एक और बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो है काउंटर इंटेलिजेंस का जाल। आईबी और रॉ की एक स्पेशल यूनिट अब इसरो के प्रोजेक्ट्स पर नजर रख रही है। ये यूनिट वैज्ञानिकों पर नजर रखने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए है, ताकि अगर कोई विदेशी एजेंसी किसी वैज्ञानिक से संपर्क करने की कोशिश करे तो उसे तुरंत पकड़ा जा सके। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि हमारी स्पेस एजेंसी अब सॉफ्ट टारगेट नहीं है। जिस तरह से गगनयान मिशन और चंद्रयान 4 की तैयारियां चल रही हैं, उसे देखते हुए सुरक्षा का ये नया घेरा बहुत जरूरी था। अब भारत रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि आने वाले मिशन सिर्फ सैटेलाइट छोड़ने के नहीं हैं, बल्कि इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के हैं। और वहां एक छोटी सी गलती किसी की जान ले सकती है। डोवाल का विजन साफ है, जीरो एरर, जीरो टॉलरेंस। अब जरा इस पूरी कवायद की बड़ी तस्वीर देखिए। आखिर दुनिया के कुछ देश भारत के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? जवाब है पैसा और पावर। आज की तारीख में स्पेस इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है और भारत अपने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV के साथ इस बाजार में टहलका मचा रहा है। हम 10 रुपए में वो काम कर देते हैं जिसके लिए दूसरे 100 रुपए मांगते हैं। ये बात पश्चिमी देशों की स्पेस लॉबी को हजम नहीं हो रही। उन्हें अपनी बादशाहत खतरे में दिख रही है। जब भारत एक साथ 104 सैटेलाइट छोड़ने का रिकॉर्ड बनाता है तो ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं होता, ये उन देशों के गाल पर तमाचा होता है जो स्पेस को अपनी जागीर समझते थे। यही जलन साजिशों को जन्म देती है। लेकिन भारत अब 1990 वाला भारत नहीं है जो दबाव में आ जाए। डोवाल के नेतृत्व में भारत ने आक्रामक बचाव की नीति अपना ली है। हम सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं कर रहे, बल्कि हम उन ताकतों की पहचान भी कर रहे हैं जो हमारे खिलाफ साजिश रचते हैं। इसरो की सफलता का मतलब सिर्फ स्पेस में झंडा गाड़ना नहीं है। इसका मतलब है भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी का मजबूत होना,
भारत के सर्विलांस सिस्टम का मजबूत होना। हमारे सैटेलाइट्स आज सीमा पर दुश्मन की हर हरकत देख रहे हैं। यही वजह है कि दुश्मन इसरो को रोकना चाहता है, लेकिन डोवाल की उस एक विजिट ने इसरो के वैज्ञानिकों में जो जोश भरा है वो देखने लायक है। अब हर लॉन्च से पहले एक नहीं बल्कि 10 बार चेकिंग होती है और इसका नतीजा हालिया लॉन्च की जबरदस्त सफलता। भारत ने दिखा दिया है कि तुम चाहे जितनी साजिशें कर लो, हम गिरेंगे, संभलेंगे और फिर ऐसी उड़ान भरेंगे कि तुम्हें देखने के लिए भी अपनी गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, भारत के स्पेस मिशन अब सिर्फ विज्ञान का विषय नहीं रह गए हैं, ये अब एक भू राजनीतिक युद्ध का मैदान बन चुके हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस युद्ध में हमारा सेनापति पूरी तरह मुस्तैद है। अजीत डोवाल का VSSC जाना इस बात का सबूत है कि सरकार इसरो के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। जो लोग सोच रहे थे कि छोटी मोटी साजिशों से वो भारत की रफ्तार रोक लेंगे, उन्हें अब करारा जवाब मिल चुका है। हमारे रॉकेट अब और भी ज्यादा ताकत और सुरक्षा के साथ आसमान चीर रहे हैं।